आज की वीडियो में मैं RX 100, RX 135 4 गियर और RX 135 5 गियर और RX किंग, ये चारों की मैं तुलना करूंगा और दूसरा इनके बारे में जितना मैं जानता हूं और इनके टॉर्क, RPM और कंप्रेशन रेशियो, इनके विषय में भी आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा ये जो डिमांड थी, ये मेरे किसी सब्सक्राइबर की थी जिनका नाम आशीष जी है। आशीष जी, ये आपका क्वेश्चन था कि RX 135 इंडियन वर्जन और RX किंग इंडोनेशिया वर्जन, इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट इंजन की सेम 132 सीसी की है, लेकिन इन दोनों बाइक्स के अंदर हॉर्स पावर अलग अलग क्यों है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैंने स्टडी भी की है और आपको मैंने बताने के लिए कुछ इस वीडियो में एग्जांपल्स भी डाले हैं। उसमें मैंने आपको टॉर्क वगैरह को समझा दिया है, RPM से कैसे स्पीड बढ़ जाती है वो भी बता दिया है, थोड़ा बहुत जो भी मेरे को नॉलेज है इसके बारे में, और इसको आधार मान के मैंने आगे की बाइक की तुलना भी की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस तरह से किसी के दिमाग में कोई और क्वेश्चंस आता है तो वो मुझे बता सकता है, अगर उस पर वीडियो बन सकती होगी तो मैं बना दूंगा। तो चलें स्टार्ट करें इस वीडियो को। सबसे पहले हम यामाहा RX 100 को आगे की बाइक का आधार समझ लेते हैं और इसी के आधार पर हम उनका एनालाइज करेंगे। तो मैं इसके इंजन की कुछ थोड़ी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। देखिए, जो इंजन का डिस्प्लेसमेंट है वो है 98 सेंटीमीटर क्यूबिक, जिसको सीसी कहते हैं। और बोर और स्ट्रोक जो होता है, ये आपको दिख भी रहा होगा, बोर और जो स्ट्रोक है, आपने सुना होगा कि जो इसका बोर है और स्ट्रोक हमारा जहाँ से क्रैंक बॉटम से और टॉप तक इस पिस्टन को ट्रेवल कराता है, या ये कह सकते हैं कि ये जो पिस्टन जो ट्रैवलिंग करता है उस एरिया को हम स्ट्रोक कहते हैं, उस स्पेस को, उतनी जगह को। तो कंपनी इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो देती है वो 50x50 देती है। इसका जो डायमीटर है, जो सर्कल कटा हुआ अंदर जिसमें पिस्टन घुसता है, वो 50 mm प्लस आपको 50x50, ये आपको दोनों मिलता है, बोर और स्ट्रोक। इसके बाद आ जाते हैं हम कंप्रेशन रेशियो पे। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? देखिए, जब आप इसको किक लगाते हैं तो इसके अंदर कंप्रेशन क्रिएट होता है, और वो अगर कहीं से लीक कर रहा हो, हवा से आउट कर रहा हो, तो आपका कंप्रेशन अच्छा नहीं माना जाता। आपकी किक कंप्रेशन रेशियो को बता देती है कि आपकी बाइक के इंजन की स्थिति क्या है और पावर कितनी ये प्रोड्यूस करेगा। तो कई लोगों की बाइक जो है कंप्रेशन अच्छा नहीं बनाती, और कई लोग उसको मेंटेन करके चलते हैं तो कंप्रेशन अच्छा बनता है। तो यही कारण है कि कंप्रेशन का अपना एक महत्व है बाइक में। तो जो कंप्रेशन है वो जब पिस्टन एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने के लिए ऊपर लाता है, वो उसका रेशियो मेज़रमेंट किया जाता है एक इंजन में, कि हमें किस इंजन में कितना रेशियो का हमें कंप्रेशन देना है जिससे कि उसकी आउटपुट अच्छी निकले। तो इसका जो कंप्रेशन है वो 6.7:1 है।
तो ये एक अच्छा रेशियो है 100 सीसी के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले कोई भी बाइक जब डिज़ाइन होती है, जो उसका इंजन डिज़ाइन होता है, तो उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर चेक किया जाता है, बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें उन्हीं में ही कैलकुलेशन में आ जाती हैं कि भाई कितना उसको क्या चीज़ देनी है जिससे कि हमें इतनी अच्छी पावर प्रोड्यूस मिले। तो कंप्रेशन रेशियो इसका अच्छा है इसके इंजन के अनुसार, और जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है गाड़ी वो 11.0 PS एट द रेट ऑफ 7500 RPM, जिसको आप HP कह सकते हो, हॉर्स पावर। वो 11 HP की ये गाड़ी है। और अब आप टॉर्क पे आ जाए तो 7 पोर्ट टॉर्क इंडक्शन ये गाड़ी है, जिसको आप मैक्सिमम टॉर्क 10.39 Nm एट द रेट ऑफ 6500 RPM, 6500 RPM पे ये अपने मैक्सिमम टॉर्क को उठा लेती है। अब ये मैंने आपको बेसिक इसका बता दिया है, वो आप चलाने पर ही समझ पाएंगे कि ये बाइक की हैसियत क्या है। आपको मैं मोटे रूप से ये बता दूं, अभी मैंने कंप्रेशन रेशियो को थोड़ा सा समझा दिया है। आपका जितना छोटा स्ट्रोक होगा, इंजन उतना ही बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उसको रेवोल्यूशन जब करवाएंगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी वो पेट्रोल को, एयर फ्यूल मिक्सचर को ब्लास्ट भी करेगा। तो उसके अनुपात में ये एक बहुत अच्छा इंजन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और बाकी जो टॉर्क पावर इसमें दी हुई है, टॉर्क पावर क्या चीज़ होती है कि जैसे आप खड़ी हुई गाड़ी है, बड़ी गाड़ियों में तो टॉर्क ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको लोड ज़्यादा उठाना है। ये जो बाइक है इसकी जो टॉर्क पावर है वो इसके अनुसार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, क्योंकि इतने टॉर्क इस बाइक को पूरा ही उठा देते हैं। इसको टॉर्क का मतलब है कि आपको एक स्टेशनरी पॉइंट पे आपको एक गाड़ी दी हुई है, उसको आपने चलाना है, तो उसमें ताकत भी तो आनी चाहिए ना, पहले गियर पे, दूसरे गियर पे, तीसरे गियर पे। इसका कंसर्न आपका पिकअप से भी है। तो जितने अच्छे टॉर्क होंगे बाइक में, उतनी अच्छी आपको बाइक में पिकअप बहुत मिलनी है, ये आप समझ लीजिए। इसके RX 135 के टॉर्क इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन 4 गियर वाली के ऑलमोस्ट इतने ही हैं। RPM का खेल है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो इसके टॉर्क इसके अकॉर्डिंगली 100 सीसी के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही दिए हुए हैं। टॉर्क क्या चीज़ होती है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन में अभी आगे समझा देता हूँ। और जो इसके पावर है जो प्रोड्यूस करती है 11 हॉर्स पावर की, ये अपने वेट और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से 100 यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अच्छे से चलने वाली बाइक है। तो हम इसको आधार मान के अब दूसरे वाली बाइक्स जो इसके आगे की बनी हैं, जो ऑलमोस्ट शक्ल में भी एक जैसी लगती हैं सिवाय RX 135 किंग को छोड़ के, उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसी के आधार पर। देखिए टॉर्क क्या है। टॉर्क जो होता है वो उसकी शक्ति है, पावर है इस बाइक को उठाने की। आप ये सोच लीजिए कि ये जो बाइक उछलती है, उछाल के आप लोग इसको उड़ाते हुए ले जाते हैं, ये टॉर्क का कमाल है। बाइक के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। अगर आपको टॉर्क की ताकत को समझना हो तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। आप एक विंडो या डोर, दरवाज़ा ले लीजिए और उस दरवाजे को हिंज की तरफ से यानी कि कब्जे की तरफ से आप उसको खोलें तो आपको टॉर्क जो है ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार से यदि वो दरवाज़ा बीच में से खोलते हो तो वो जो दरवाज़ा है उसमें टॉर्क पहले से और
कम लगानी पड़ेगी। और यही वो दरवाज़ा यदि हैंडल से खोलते हो तो टॉर्क बिल्कुल ही लगानी नहीं पड़ेगी, कम लगानी पड़ेगी। या टॉर्क को आप दूसरे तरह से समझना चाहते हो तो ये एक टर्निंग इफेक्ट है। किसी भी शाफ्ट का जो रोटेशन मोशन होता है, जो टर्न हो रहा है, उसका इफ़ेक्ट है। और इसका जो फार्मूला है मेनली जो है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मतलब कितनी फोर्स लगाई जा रही है और कितनी दूरी से लगाई जा रही है। तो जो आप टर्निंग इफेक्ट है ना, क्रैंक जिसे फोर्स से रोटेशन हो रही है, जिसे क्रैंक होता है, जितने फोर्स से रोटेशन हो रही है उसे आप टॉर्क भी कह सकते हैं। तो मैंने मोटे रूप से आपको टॉर्क के बारे में ये समझा दिया कि आप टॉर्क को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो पावर इसमें प्रोड्यूस हो रही है, इसको उठा के ले जाने की, वो आप उसको टॉर्क में ही कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके जो पिकअप पावर है वो भी टॉर्क ही इसको उठाता है। तो एक बाइक में उसका टॉर्क होना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार से जैसे बुलेट वगैरह उनमें ज़्यादा होते हैं, उनमें 27-28 तक भी हो सकते हैं। अब वो भारी गाड़ी है, उसको उठाने के लिए भारी टॉर्क चाहिए। लेकिन क्या है कि ये हल्की गाड़ियाँ हैं, इसके वेट के अनुपात के लिए इतना टॉर्क बहुत है। क्योंकि आप लोगों को पता है कितनी जल्दी उछलती है गाड़ी, तो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही अच्छा दे रखा है इसको टॉर्क। अब आ जाइए आरपीएम पे, रेवोल्यूशन पर मिनट। होता ये है कि आप जैसे पावर जिसे कहते हैं, मांगते हैं जिसको, वो आरपीएम में ही निकलती है। कि इसका जो बॉटम डेड से टॉप तक जो आपका पिस्टन है वो कितनी जल्दी रोटेट करता है 1 मिनट के अंदर, वो उसके आरपीएम है। वो इतनी जल्दी रोटेट कर सकता है, आपको लगता होगा कि ये तो मैकेनिकल सिस्टम है, ये क्या ऐसे ऐसे करता होगा। वो इतनी जल्दी करता है कि आपको जैसे फ़ैन होता है ना, जिस तरह से फ़ैन के ब्लेड दिखते नहीं है हाई स्पीड पे, ये उतना ही तेज़ कर सकता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब कई लोग ये पूछ रहे हैं मुझसे कि भाई सेम सीसी की गाड़ी में उसके एचपी ज़्यादा कैसे हैं। आरपीएम से कंसर्न है उसका। आरपीएम जो है आपकी स्पीड को भी बढ़ाते हैं। तो होता ये है कि जैसे एक फ़ैन होता है, मान लीजिए फ़ैन को आपने हाई स्पीड पे चला रखा है। अब हाई स्पीड में आपने उसको 4 पे चला दिया, 5 से 4 पे चला दिया, तो यहाँ जो 4 है वो RX 135 इंडियन वर्जन है, और 5 जो है वो आपका RX किंग इंडोनेशिया वर्जन है। अब ये फ़र्क क्या आ रहा है दोनों में? आरपीएम का फ़र्क आ रहा है ना, क्योंकि देखिए जहाँ तक हम जानते हैं कि एक फ़ैन जो होता है उसमें भी आरपीएम होते हैं, वोल्टेज सेम हो सकती है, लेकिन जब हम उसको कंट्रोल करते हैं, उसको जैसे 4 पे लगाया या 5 पे चलाया, तो हम उसको क्या कंट्रोल कर रहे हैं? हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं उसके पावर को, उसकी बिजली को, जो उसके पावर को जितनी वोल्टेज जानी चाहिए उसको हमने रिड्यूस कर दिया रेगुलेटर से। ठीक है। अब मान लीजिए 4 पे बनने वाली बाइक RX 135 होगी और 5 पे बनने वाली बाइक जो है वो किंग हो गई। अब दोनों में फ़र्क क्या है? ऊर्जा का। उसमें ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें ऊर्जा है फ्यूल। आप देखेंगे आरपीएम बढ़ाने के लिए उसको फ्यूल की भी उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके कार्बोरेटर का जो डिज़ाइन है
वो टोटली अलग है। कभी देख लेना उसकी वीडियो भी आप, किंग की। उसके आरपीएम बढ़ाने के लिए उसके कार्बोरेटर को अलग डिज़ाइन किया हुआ है, RX 135 की तरह नहीं किया हुआ, 5 स्पीड की तरह नहीं किया हुआ। उसका कार्बोरेटर टोटली अलग है, मेटल वाइज भी वो अलग है। तो ये कोई बहुत बड़े मुद्दे नहीं होते कि आप किसी कंपनी को बोलें कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इस कॉन्फ़िगरेशन की बाइक चाहिए। वो अगर उसी इंजन के सीसी, वो जितने सीसी का इंजन अगर उसमें कॉन्फ़िगरेशन कर देगी तो वो वेरी होता है। कई लोग टॉर्क से घटा बढ़ा देते हैं, कई लोग आरपीएम से घटा बढ़ा देते हैं, कई लोग कार्बोरेटर की सेटिंग से घटा बढ़ा देते हैं, कई लोग उसके स्ट्रोक से घटा बढ़ा देते हैं, और कई लोग उसके पिस्टन के डायमीटर से। तो ये पॉसिबल है, ये कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है कि आपकी RX 135 14 bhp की पावर निकालती है और वो 18.5 कैसे निकाल रही है, सेम सीसी का इंजन है। तो जैसे मैंने फ़ैन का एग्जांपल दिया आपको, उसी तरह से ही है उसका पेट्रोल और उसके आरपीएम जो बढ़े, कार्बोरेटर से बढ़े, कार्बोरेटर की डिज़ाइनिंग दोनों के अलग हैं। अब आप देखेंगे कि RX 100, मैंने कहा था ना इसी के आधार पे आपको आगे बताऊंगा, इसका कार्बोरेटर और जो मैंने पिछली वीडियो दिखाई थी RX 135 4 गियर, उसके कार्बोरेटर में दोनों का फ़र्क है। उसके होल, इसके होल, जो पायलट है और जो मेन जेट है, फ़र्क हैं कुछ, एक बेसिक फ़र्क हैं। चौक को भी उन्होंने अंदर दिया है। तो ये फ़र्क करती क्यों है कंपनी? कुछ तो फ़र्क डाला ही होगा ना। 135 4 गियर में उसके आरपीएम अच्छे हैं RX 100 से, उसकी स्पीड थोड़ी अच्छी है इसी वजह से। और उसी के आधार पे जो RX 135 बनाई है, डिज़ाइन की है, उसमें ट्रांसमिशन का सारा खेल है। ट्रांसमिशन सिस्टम जो है उसमें 5 गियर का है, बाकियों में दोनों में 4 गियर हैं, उसमें 5वां गियर भी डाल दिया है। तो 5वें गियर से स्पष्ट है कि आपको और भी ज़्यादा पावर मिल गई इंजन में। जहां RX 135 5 गियर वाली 120 और 115 के बीच में भाग लेगी फुली कंडीशन में, तो वहाँ वो भी 110 से 115 भाग लेगी 4 गियर वाली RX 135। तो सिमिलरली जो है RX 100 भी जो अगर अच्छी बनी हुई होगी तो वो भी 105 तक तो भागी जाती है अगर अच्छी मेंटेन होगी तो ये सारे उनका एक रेशियो है, उनका एक अनुपात है, उस हिसाब से उन्होंने बनाई है, उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि RX 135 और किंग दोनों के सेम सीसी इंजन है और दोनों में आउटपुट कैसे आगे पीछे है। तो मैंने आपको बता दिया है, इसका रीज़न यही होता है। और थोड़ा सा मैं टेक्निकल सेटिंग्स भी इन दोनों की बता देता हूँ आपको कि किस तरह से वो फ़र्क करती हैं एक दूसरे में। बाकी ये जो RX किंग जो है ये इंडोनेशिया में बनती है, सॉरी इंडोनेशिया में ज़्यादा चलती है, और वही पुराना अपना इनका स्टाइल है। ऑटो ल्यूब सिस्टम डाला हुआ, उसमें 2 स्ट्रोक इंजन है और कार्बोरेटर को थोड़ा अलग डिज़ाइन किया हुआ है। डिस्क ब्रेक दे रखी है, इनमें नहीं दे रखी है, हमारे 35 में। बेसिकली अगर आप देखेंगे कि 2 स्ट्रोक इंजन में जो भी स्पेसिफिकेशन यामा वालों ने डाली है वही उसमें RX किंग में डली हुई है, और मुझे तो कोई ख़ास अंतर नज़र नहीं आया। मॉडल के आउटलुक में फ़र्क है, उसकी स्क्वायर हेडलाइट है, इसकी गोल लाइट है, 135 की भी गोल लाइट है, 4 गियर वाली की भी गोल लाइट है। तो कुछ तो उसमें मॉडिफिकेशन करनी थी तो डिज़ाइन चेंज कर दी है। देखिए जो RX किंग है और 135 दोनों गाड़ियाँ हैं, इनमें जो डिस्प्लेसमेंट है इंजन की वो
132 सीसी का इंजन है। और स्पीड में जहाँ तक आप देखते हैं, चार गियर वाली की स्पीड 110 तक आराम से चली जाएगी, और 135 की जो स्पीड है इंडियन वर्जन 5 गियर्स, उसकी 120 चली जाएगी। 115 से 120 के बीच में माना जाता है। और इसके अलावा इंडोनेशिया में जो चल रही है RX की, वो 132 की स्पीड पे भी जा सकती है। ब्रेक उसकी जो है फ्रंट की डिस्क है। अभी लेटेस्ट वर्जन में उसको 6 गियर में भी बनाया है कंपनी ने। और वो जो अपने मैक्सिमम RPM है, वो 9000 RPM पे अपनी मैक्सिमम जो है हॉर्स पावर देती है 18.5। टॉर्क जो वो उठाती है अपना, वो 8000 RPM पे उठाती है मैक्सिमम। इसके अलावा जो इंडियन वर्जन 135 RX 135 जो है, उनमें भी 132 सीसी का इंजन है। जो 4 गियर वाली है वो 12 bhp की है, 7500 RPM पर वो अपना उठाती है। और 14 bhp की जो है वो 5 स्पीड वाली है, वो भी 7500 RPM पे उठाती है मैक्सिमम। बट इन तीनों में एक ही समानता है, इनकी एवरेज नहीं है। जो माइलेज है उनकी 25 से 35 के बीच में आती है। RX 100 की लोग 35 से 45 भी खींच लेते हैं, लेकिन उनमें माइलेज नाम की चीज़ थोड़ी इस तरह से मैंने आपका ये सवाल का जवाब दे दिया है, और आपने पूरी वीडियो बनवा दी। कमेंट्स का जवाब दे देता हूँ इस वीडियो में। कुछ लोगों ने पूछा है मुझसे। कमेंट्स का यहाँ जवाब देने का फ़ायदा ये होता है कि आप कई बार जल्दी में होते हो, कमेंट्स पढ़ नहीं पाते, किसने क्या पूछा किसने नहीं। वीडियो के बहाने आप थोड़े वो क्वेश्चंस के आंसर सुन लेते हो। अब वीडियो के बहाने वो आंसर सुनने के लिए आदमी को कमेंट नहीं पढ़ने पड़ते, नीचे जाना नहीं पड़ता, और आंसर क्या होंगे वो नहीं पता, तो आप हमेशा खोजते रहते हैं फिर। तो यदि आप प्रॉपर आंसर सुन लेंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत कम हो जाएंगे। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं शॉर्टली उनके आंसर भी दे देता हूँ इस वीडियो में। चलिए बने रहिए। कोई प्रशांत जी हैं, वो पूछते हैं कि सर RX 100 का ऑयल पंप जो है वो धोखा दे सकता है क्या? और मैंने तो सुना है कि ख़राब होता नहीं है, पर बहुत से लोग बोलते हैं कि ये ख़राब भी हो सकता है। देखिए प्रशांत जी, आपको मैं बता दूं, यामा की अगर बुकलेट में भी पढ़ोगे ना, तो उसमें ऑटो ल्यूब यामा लिखा हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि किसी ने किस कंपनी का लगवा रखा है, वो ओरिजिनल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसमें कंपनी पेटेंट को भी मेंशन करती है। जो प्रोडक्ट पेटेंट पे आया हुआ है वो प्रोडक्ट इतनी जल्दी रिलायबल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो बात अलग है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर जब ये चीज़ें आती हैं और इनसे छेड़खानी की जाती है, और इसके अंदर जब स्पेयर पार्ट्स ओरिजिनल नहीं मिलते, तो उन लोगों की ये प्रॉब्लम बन जाती है कि ओरिजिनल पार्ट्स ना मिलने की वजह से
उनकी बाइक में टूटी ऑयल का प्रोसेस ख़राब हो जाता है। हमेशा याद रहे कि कोई भी अगर आप पार्ट लेते हैं एसेसरीज़ में, स्पेशली इंजन की, तो वो ओरिजिनल मिलनी चाहिए। हम इसको भी दो कैटेगरीज़ में बांट सकते हैं। एक वो जो पूरी ओरिजिनल जापानी आई थी, उनमें इसकी रिक्वायरमेंट 20-20 सालों तक नहीं हुई है, और एक वो जो कंपनी के स्पेयर पार्ट्स उसके ओरिजिनल बिल और उसके शोरूम से मिलते हैं, वो फिर भी आपको एक टाइम ड्यूरेशन के बाद ख़राब हो सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल आए थे वो बहुत ही कम ख़राब होते हैं, और यदि किसी ने लोकल रबर और इसकी गास्केट डलवा दी तो वो ज़रूर ध्यान रखें कि ये धोखा दे पाएंगे या नहीं। महेश जी हैं, ये पूछते हैं कि भाई सर आप अपने मैकेनिक से पूछें ये RX 100 में कौन सी कंपनी का क्लच बेल यूज़ करना चाहिए, और आपने जो है कोई दीक्षा कंपनी का रबर यूज़ किया था जो जल्दी लूज़ पड़ गया। देखिए, मैंने ये बात कर रखी है उनसे फ़ोन पे, तो उन्होंने मेरे को ये कहा है कोई एज सच कोई स्पेशल कंपनी नहीं आती, और क्लच प्लेटें भी अगर आप लेने जाते हो तो वो ओरिजिनल जापानीज़ आती थी शुरू में, और 2010 तक वो मिल जाती थी। अब लोग जो है उसके अंदर जो रबर की भी जो गास्केट आती है जो आप बोल रहे हैं, वो ओरिजिनल नहीं मिलती, वो किसी और कंपनी की ही मिलेगी, जिससे आपको समझौता करना पड़ेगा। ओरिजिनल यदि आपको मिलेगी तो शोरूम से मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, अब नहीं आती। सिद्ध योगर्षि जी हैं, आपने हिंदी में नाम लिखा हुआ अपना, ये पूछते हैं कि सर ओरिजिनल पार्ट्स की पहचान क्या है। देखिए, ओरिजिनल पार्ट्स की कोई पहचान अगर आप मानते हैं वो है उसका बिलिंग, और आजकल तो GST लगा हुआ है ना, तो उसका HSN कोड भी होगा। कोशिश ये कीजिए कि अगर आप किसी ऑथराइज डीलर से लेते हैं तो उसका बिल लीजिए, बिल में GST होगा, उसका HSN कोड होगा। कोशिश यही होगी आपको ओरिजिनल पार्ट मिलेंगे, वरना उसकी मार्किंग के विदाउट बिल वाले भी आपको मार्केट में पार्ट मिल सकते हैं, उनकी मुझे कोई श्योरिटी नहीं है। और दूसरा, कंपनी और ऑथराइज डीलर अगर आपको देता है तो वो GST लग के आता है, आपको तो फ्री में मिलेगा बिल। तो ओरिजिनल पार्ट्स की यही एक पहचान है। खोल के देखने से यही हो सकता है कि दूसरा वर्जन ये है कि आप दूसरा कोई डीलर पकड़ते हो जिसने बिल के बिना भी दे दिया आपको, तो उसमें फिर भी जेन्युइनिटी का ध्यान रखिए, उसमें होलोग्राम होगा, एड्रेस वगैरह दे रखा होगा, यामा का मार्किंग होगा, उसका स्टिकर लगा होगा। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप GST पे कर रहे हैं तो उससे अपना बिल ले लीजिए। विपिन यादव जी कहते हैं कि सर आप ऑटोल्यूब पंप पर एक वीडियो बना दीजिए जिसके अंदर सेटिंग वगैरह हो और कैसे मेंटेन करें। देखिए, मैं ऑटोल्यूब पे तो मैं वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि किसी कारीगर को काम करते हुए मैं अगर वीडियो बनाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। अब चूँकि इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, और YouTube पे अगर आप देख लो तो किसी की बनी हुई होगी, तो आप चेक कर लीजिए। मैं जो बेसिक बात जानता हूँ वो ये है कि ये पंप का यूज़ करो हर सर्विस में। टूटी ऑयल उसमें आ रहा है, या खुद भी सीख लो, एक्सेलरेट करके चेक कर लो, शक हो तो, जैसे मैकेनिक करता है, उसको अपने स्पीड के अकॉर्डिंगली ट्यून करा लो, कम से कम 70-80 पे। लेकिन फिर बाइक उतनी चलनी भी चाहिए, यानी कि आप 40-50 पे चलाते हो तो टूटी ज़्यादा जाएगा, एग्जॉस्ट भरेगा। तो उस हिसाब से आप देखिए कितना आपको सेट कराना है, और वो कहीं से भी लीक नहीं होना चाहिए।
बस मैं इसके बारे में इतना ही जानता हूँ, और उसके अंदर अच्छी गास्केट लगवाई है अगर उसकी सर्विसिंग कराई है तो। और श्री राम जी पूछते हैं कि व्हाट इज़ द नॉर्मल इंजन वर्किंग टेम्परेचर फॉर RX 100। देखिए, वर्किंग टेम्परेचर या जो आप टेम्परेचर से डर रहे हैं कि मेरा हीट इंजन है, मैं इसको मेज़र कैसे करूं कि भाई कितना गर्म हो चुका है कितना नहीं हो चुका। सिंपल सी बात है, आपको इंस्ट्रूमेंट लेकर तो घूम नहीं रहे। टेम्परेचर का मेज़रमेंट करने का ऐसा कोई बात फैली ही नहीं हुई कि भाई आपको टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखना है। उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें एक जनरल बात है। आपको टेम्परेचर इतना ध्यान रखना, अगर आप बाइक ये चलाते हैं तो मेरी ये सजेशन है 80 से ऊपर ना चलाएं। यदि आपने 80 से ऊपर चला दी तो 90 की स्पीड पे इसके साइलेंसर से एक जलने की स्मेल आएगी, जो खड़ी हुई बाइक में भी आएगी, और कम से कम वो 1 घंटे तक ठंडा नहीं होगा। यही इसका एक मेज़रमेंट है कि आपने बाइक कितनी स्पीड पे दौड़ाई है। आपको अगर स्मेल आ गई उसके अंदर से एक स्पेसिफिक जली हुई मेटल की, तो वही उसका मेज़रमेंट है। तो कोशिश करिए इसको 80 के ऊपर ना चलाएं। अगर चलाते हैं तो उसको बीच बीच में रेस्ट। उम्मीद करता हूँ मैंने जितने भी अपने सब्सक्राइबर के क्वेश्चंस पकड़े थे उनका मैंने जवाब दे दिए हैं। वीडियो अंत करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में ही पूछा था। देखिए, आपके पास जो बाइक होती है वो आपके पास होने से ही मेरे क्वेश्चंस का आंसर मेरे को देगी, और जब देगी तो मैं उसके ऊपर राइट वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास एक ही बाइक है जिसका चेसिस इंजन नंबर है सेम, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, सीरियल नंबर भी होता है। आप चेक कीजिए कि आप आपकी बाइक के आरसी पे लिखा होगा, क्या वो सेम है या वो अलग होता है। तो मैं फिर उसके ऊपर एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, तो फिर मैं उसको मॉडिफाई करके और बनाऊँगा। तो कृपया करके इस चीज़ में मेरी हेल्प कीजिए, कमेंट दीजिए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर वेट कीजिए, मैं जल्द ही डालूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।